नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। जी हां, ये डेली करंट अफेयर्स होगा। जुलाई से मैंने शुरुआत की है, तो 1 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जी हां, वस्तु एवं सेवा कर। इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, क्योंकि यह जो है पहले बहुत सारे कर हुआ करते थे, अलग अलग टैक्सेज हुआ करते थे। इन सब को मिला करके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अप्रत्यक्ष कर थे, उन सब को मिला करके एक राष्ट्र और एक कर की अवधारणा के साथ जीएसटी लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू हो गया था। ठीक है, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ। और इसके बारे में याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह एक प्रत्यक्ष कर है सबसे पहले तो, और दूसरा कि यह बिक्री के हर बिंदु यानी कि हर पॉइंट ऑफ सेल पर लगाया जाता है। ठीक है, यह आपका 3 तरह का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, जो कि राज्यों का जीएसटी होता है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों संयुक्त होते हैं। तो यदि इंट्रा स्टेट सेल होता है, कोई भी सामान यदि आप बिक्री करते हैं, इंट्रा स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट के अंदर, इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सेल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलकर के लगाया जाता है। ठीक है, और अगर इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट कहने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब मान लिया बिहार से महाराष्ट्र में, बिहार से पश्चिम बंगाल में, तो इस तरह का यदि ट्रांजैक्शन होता है, यदि सेल होता है, तो उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, यदि आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म एवं मृत्यु दिवस पर प्रत्येक वर्ष आईएमए के द्वारा, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 का जो थीम है वो है सेव द सेवियर्स। जी हाँ, डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे सेवियर्स होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं, लेकिन आजकल उन पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, तो इसलिए इस बार का जो थीम है वो है सेव द सेवियर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। और चूंकि कोरोना काल में डॉक्टरों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है। अच्छा, अब डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के बारे में देख लें, तो इनका जन्म जो है वह 1882 में हुआ था और मृत्यु जो है 1962 में हुई थी। इनका जन्म और मृत्यु दोनों जो है वो 1 जुलाई को ही हुआ था, इसलिए इनका जन्म दिवस भी 1 जुलाई को है और मृत्यु दिवस भी 1 जुलाई को ही है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका पटना में हुआ था, बिहार में, और इसलिए बीपीएससी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस बार हो सकता है कि पूछ लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। तो 1948 से 1962 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1961 में ही इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 शहरों की स्थापना की थी। जी हाँ, 5 शहरों की इन्होंने स्थापना की थी, और वो शहर थे दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हावड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन 5 शहरों को स्थापित किसने किया था? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और इनको पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम बंगाल का वास्तुकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1928 में आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वे ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। ब्रह्म समाज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। अब आते हैं, देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आज का हमारा जो है वो है ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली यात्रा शुरू हो गई है।
इसके बारे में देखें तो 30 जून 2021 को पहली यात्रा जो है वह शुरू हो गई है। और यह जो ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर है यह कोस्टल शिपिंग सर्विसेज है, मतलब कि जो भारतीय तट हैं, जो समुद्री तट हैं, वहाँ पर यह शिपिंग जहाजी सेवा यह उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो यह इस प्रकार की दूसरी सेवा जो है उसकी शुरुआत की गई है 30 जून को। और यह कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की गई है यह याद रखिएगा, कोचीन बंदरगाह से उत्तरी केरल में स्थित बेपोर और अझिक्कल बंदरगाहों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखें तो ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर जो है वह राउंड द कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पहली बार ऑपरेट किया गया था। जो ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 1 था वो जो है आपका राउंड द कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि मुंबई में बेस्ड है, उसके द्वारा पहली बार भारत में कोस्ट शिपिंग सर्विस शुरू की गई थी, कोस्टल शिपिंग सर्विस। आगे देख लेते हैं कोचीन या फिर कोची पोर्ट के बारे में, यानी कि बंदरगाह के बारे में। तो अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर यह एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। जी हाँ, यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कोच्चि झील में 2 द्वीपों विलिंगटन और बल्लार पदम पर यह स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो कि कोच्चि पोर्ट का ही पार्ट है, वह भारत में सबसे बड़ी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जो कि बहुत दूरी की यात्रा होती है, इसलिए इसको ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यह भारत का पहला सबसे बड़ा जो है यह सर्विस है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो कि कोच्चि पार्ट का अंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2025 तक 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करना होगा। यह किसने कहा है? तो कॉलिशन फॉर निगेटिव एमिशन यानी कि CNE और मैककिन्से का यह रिपोर्ट आया है, दोनों ने मिलकर बनाया है ये रिपोर्ट। और इसमें कहा गया है कि 2025 तक जो हमारा पेरिस समझौता में जो हमारा लक्ष्य था, पेरिस समझौता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे बता देता हूं कि पेरिस समझौता जो है वो दिसंबर 2015 में हुआ था, जिसमें 196 देश शामिल हुए थे। COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की जो मीटिंग हुई थी पेरिस में, उसी में यह पेरिस समझौता अपनाया गया था, जिसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब औद्योगिकीकरण से पहले का जो स्तर था ग्लोबल वार्मिंग का, उस स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना और इसको अधिमानतः 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रहना, कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा यह न होने पाए, यही लक्ष्य था पेरिस समझौते का। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है? तो रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि चालू परियोजनाओं, मतलब अभी जो वर्तमान में परियोजनाएं कार्यरत हैं, उनमें 2025 तक लगभग 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने की ही क्षमता है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, ऐसा ही इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फेसबुक का नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च हुआ है, जिसका नाम दिया गया है बुलेटिन नाम दिया गया है। फेसबुक का यह नया पब्लिशिंग टूल है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? तो कंटेंट क्रिएशन करने में आपको मदद करेगा, ये मोनेटाइजेशन हो सकेगा और इसके अलावा दर्शकों की वृद्धि इसकी सहायता से की जा सकेगी। मतलब आपका जो कंटेंट है, कोई भी जो आप सामग्री डालते हैं, कोई भी जो आप वीडियो हो, पोस्ट हो, कोई भी लेख हो, ये सब जो डालते हैं इसको कंटेंट क्रिएशन कहा जाता है। तो कंटेंट क्रिएट करने में भी आपकी सहायता करेगा, मोनेटाइजेशन में भी सहायता करेगा और आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, इसमें भी सहायता करेगा। नाम क्या है? बुलेटिन, याद रखिएगा, और ये फेसबुक का है। फेसबुक के बारे में यदि देख ले तो यह अमेरिकी कंपनी है, इसके संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं। यह अवस्थित कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह आपका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया जानते ही हैं आप, अमेरिका में है। और इसने जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गिफी जो होता है आपका
फोटो डालने का एक वेबसाइट है, ठीक है, ऑक्यूलस और मैपिलरी, इन सब का अधिग्रहण यह कर चुका है। और इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म जो है, जियो जो कि रिलायंस की कंपनी है जियो, तो उस प्लेटफॉर्म में भी इसकी 9.9% हिस्सेदारी है। हाल ही में ये हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी और इसके बाद मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हो गए थे, ठीक है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे, सॉरी। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट्रैक्स। नेट्रैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। नेट्रैक्स का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, जिसमें बहुत तेज चलने वाली जो गाड़ियां होती है, 4 व्हीलर्स होती हैं, उनका टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, स्पीड टेस्ट किया जाता है, ब्रेक टेस्ट किया जाता है, कॉलिजन टेस्ट किया जाता है, कॉलॉइडल टेस्ट किया जाता है कि एक किसी चीज़ से टकराने के बाद उसको कितनी क्षति पहुंचेगी। इस प्रकार का जो टेस्टिंग है वह ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स पर किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा या लंबा कह सकते हैं हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है और यह गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है तो 11.3 किलोमीटर यह लंबा है और यह केवल एशिया का सबसे लंबा नहीं है बल्कि दुनिया का 5वां सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बड़ी बड़ी जो रेसिंग कंपनियां हैं, लंब्रोगनी का भी जो है इस पर टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट ट्रैक पर, ठीक है। 375 किलोमीटर पर आवर के हाईएस्ट स्पीड के साथ इस पर टेस्टिंग की जा सकती है और मिनिमम स्पीड भी आप 250 किलोमीटर पर आवर रख सकते हैं। और यह टेस्ट ट्रैक जो है 4 लेन का है और यह जो है आपका 16 मीटर चौड़ा भी है, ठीक है। 4 लेन है, 16 मीटर चौड़ा है, इस पर ऑटो वगैरह सब चीज़ का टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। और यह है कहाँ तो एमपी में पीथमपुरा, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, वहीं पर यह बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से कह सकते हैं भारत के लिए, याद जरूर रखिएगा। नाम है नेट्रैक्स, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का जो चालू खाता अधिशेष है, ठीक है, करंट अकाउंट पर जो आपका अधिशेष है, करंट अकाउंट सरप्लस जिसको कहा जाता है, वह है जीडीपी का 0.9%। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई ने यह आपका रिपोर्ट जारी किया है हाल ही में। और भुगतान संतुलन, ठीक है, पेमेंट बैलेंस के आधार, बैलेंस ऑफ पेमेंट या पेमेंट बैलेंस के आधार पर देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अभी भारत का, वह 3 बिलियन बढ़ गया है, ठीक है। और विदेशी भारतीयों के द्वारा जो निजी हस्तांतरण किया जाता है, रेमिटेंस जिसको कहा जाता है, जिसको प्रेषण हिंदी में कहते हैं, उसमें भी वृद्धि हुई है और यह जो है आपका $9 बिलियन तक पहुँच गया है, ठीक है। 2020 में जो यह आंकड़ा था उससे 1.7% अधिक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं फिनांस से रिलेटेड जो कि आरबीआई ने जारी किए हैं, या याद रख सकते हैं आप। कोई मेंस का भी क्वेश्चन हो इकोनॉमी से रिलेटेड तो उसमें आप संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था, जो भारत जो मार्च 2021 में कितना था, $2.7 बिलियन था। और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था वह 7.3 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, ठीक है। कब? मार्च 2021 में। तो याद रखिएगा, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, संदर्भ के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी की है और जारी किसने किया है तो अंकटाड और UNWTO। अंकटाड बहुत बार बता चुका हूं, तो फुल फॉर्म जो है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यदि आपको पता होगा, गूगल से मत चीटिंग कीजिएगा, ठीक है। चलिए UNWTO के बारे में देखें तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन है। तो अंकटाड और WTO विश्व पर्यटन संगठन, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। निष्कर्ष क्या है इसका तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का जो आगमन है वह 2021 में स्थिर हो जाएगा, मतलब स्टैग्नेंट हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में $4 ट्रिलियन का नुकसान होगा। भारत का जीडीपी पता है कितना है? 3 ट्रिलियन से भी थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। और $4 ट्रिलियन का यहाँ पर पूरे विश्व भर में नुकसान होने वाला है।
आगे देख लेते हैं और क्या रिपोर्ट में कहा गया है। तो 2019 के पूर्व महामारी स्तर, मतलब जब कोविड-19 आने से पहले का जो स्तर था उससे 2020 में 73% का गिरावट हुआ है, 73% कमी आई है पर्यटकों के आगमन में दुनिया भर में, ठीक है। और उसके अलावा यदि देखें तो 2021 में 63 से लेकर 75% गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो 2019 में जो 73% था, इस बार 63 से 2021 में 63 से 75% गिरावट का अनुमान किया गया है, जिससे दुनिया भर में 1.7 से लेकर 2.4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है केवल 2021 में। अब तक जो नुकसान हुआ है वो 4 ट्रिलियन था और केवल 2021 में जो नुकसान हो सकता है वो है 1.7 से 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। आगे देख लेते हैं UNWTO के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वह मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी भी है, याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वह है चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ठीक है। तो जो UN की आधिकारिक भाषाएं हैं यही सब UN की भी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो आप याद रख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो एयर मार्शल विवेक चौधरी जो हैं वो वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण नियुक्ति है, तो याद रखिएगा। पूर्व उप प्रमुख कौन थे, इससे पहले जो उप प्रमुख थे वो थे हरजीत सिंह अरोरा जी, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अभी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, जो कि वायुसेना प्रमुख जिनको कहा जाता है, तो ये हैं राकेश भदौरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राकेश भदौरिया नाम याद रखिएगा। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और IAF का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है जो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। वन लाइनर, वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के CEO, नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो तीसरी बार बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। इससे पहले भी 2 बार इनका कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है और इस बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नीति आयोग के बारे में देखें तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। और नीति का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह BPSC में पूछा भी जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जो कि सेंटर का है। योजना आयोग का भी मुख्यालय नई दिल्ली में था। आगे अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन प्रधानमंत्री, कोई भी जो प्रधानमंत्री होगा भारत का वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा, ठीक है। और CEO जो है वो अमिताभ कांत है, ये भी BPSC में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, ठीक है। RBI के गवर्नर का नाम भी पूछा जा चुका है, तो उनका नाम जो है आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, और याद भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर, सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं, तो अभिमन्यु मिश्रा, नाम याद रखिएगा, नाम तो याद ही होगा, अभिमन्यु मिश्रा। ये जो है सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर। और याद रखने का क्या तरीका है, सबसे युवा कौन था, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु था, तो यहाँ पर भी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन, अभिमन्यु मिश्रा। तो ये कौन है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। 12 साल 4 महीना और 25 दिनों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वह सर्गेई किर्जेकिन का रिकॉर्ड था, जो कि 12 साल 7 महीने में बने थे, ठीक है। तो ये उससे जो है 3 महीने, लगभग 3 महीने पहले ये बन गए हैं ग्रैंड मास्टर। 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानानंद जो कि भारत के थे, वो जरा सा से मौका चूक गए थे। आखिरी वक्त पर जरा सा दिक्कत हो गया था, जैसे हम लोग आखिरी वक्त पर जरा से कट ऑफ चूक जाते हैं, उसी तरह से ये भी चूक गए बेचारे, वरना वो बन जाते, भारतीय होते। ये वैसे ये भी भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक आया है, ग्लोबल साइबर इंडेक्स जो है। और इसमें जो है
भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत चर्चा में रहती है, क्योंकि चीन और बाकी देशों के हैकर्स जो हैं वो बराबर भारत के विभिन्न संगठनों का आईडी हैक कर लेते हैं। बहुत सारा ट्विटर अकाउंट भी हाल ही में हैक किया गया है। तो ये साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का स्थान जो है वह 10वां है और यह 2020 की रिपोर्ट है। भारत का जो अंक है, जो मार्क्स है, वो है 97.5, 97.5। वैसे टॉप 10 में आया है तो अच्छी बात है। पहले और भी गलत, मतलब और भी नीचे था इसका स्थान भारत का। चौथा संस्करण है यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का यह चौथा संस्करण है और 194 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत का स्थान 10वां है। तो अच्छा स्थान है, लेकिन संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, और प्रोग्रेस करना है। शीर्ष स्थान किसको दिया गया है, तो ऑफिशियली यह जो है यूएसए को दिया गया है। और तीसरा स्थान इसमें कौन सा है, एस्टोनिया का है। यह बहुत ही बड़ी बात है एस्टोनिया जैसे छोटे देश के लिए। और दूसरा स्थान किसका है, तो यूके और सऊदी अरब का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब का दूसरा स्थान है संयुक्त रूप से, और तीसरा स्थान एस्टोनिया का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शीर्ष स्थान तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, भारत का रैंक जो है वो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, भारत का अंक भी याद रखिएगा, ठीक है। चौथा संस्करण है ये भी याद रखिएगा, कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं आईटीयू के बारे में। तो आईटीयू का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी, 17 मई 1865 को। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है वह है हाओलिन झाओ। हाओलिन झाओ नाम से ही लगता है कि कोई चीनी है या फिर दक्षिण कोरियाई है या फिर जापानी है, ठीक है। तो यही तीनों में से कोई हो सकता है। आगे देख लेते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 यह जारी किया गया है किसके द्वारा, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का जो स्थान है वह 20वां है। तो याद रखना इस बार आसान है, एक में 10वां स्थान, एक में 20वां स्थान, तो याद रख सकते हैं। 2020 में जो है भारत का स्थान 23वां था, ठीक है। और 2019 में जो है भारत का स्थान 2019 या 2016 में, मतलब इससे पहले जो है भारत 17वें स्थान पर हुआ करता था। 2020 में इसका स्थान में गिरावट आई। 2023 मतलब 23वां स्थान हो गया 100 देशों में। और इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है, 20वें स्थान पर भारत आ गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष 1000 शहरों में यदि देखें, विश्व के जो प्रथम 1000 देश हैं उनमें देखें तो भारत के 43 शहर शामिल हैं, 43 सिटीज जो है वो शीर्ष में शामिल हैं, ओके। और शीर्ष 20 में देखें, मतलब पहले जो 20 शहर हैं उसमें बेंगलुरु जो है वह 10वें स्थान पर है, नई दिल्ली जो है वो 14वें स्थान पर है और मुंबई जो है वह 16वें स्थान पर है। यानी कि यहाँ पर स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो इकोसिस्टम दिया जाता है वह अच्छा है, ठीक है। शीर्ष 5 स्थान पर कौन कौन से देश हैं, तो यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी। मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा और जर्मनी, ये जो है अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। यही आपके 2020 में भी यही पाँचों थे शीर्ष 5 में, और सेम टू सेम वही क्रम बना हुआ है इस साल भी, ओके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह के बारे में देखें 2021 के बारे में, तो इसमें संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन पर एक फिल्म बनाई थी। किसने, दीप्ति पिल्लई शिवन। दीप्ति पिल्लई शिवन ने संगीतकार शंकर महादेवन, जिनका ब्रेथलेस है, आपने सुना होगा, और इसके अलावा वो बहुत अच्छा गाते हैं। ब्रेथलेस तो सब लोग जानते ही होंगे, शंकर महादेवन को, मोटे मोटे हैं, बड़ा बेहतरीन गाते हैं। तो उनके जीवन पर जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी दीप्ति पिल्लई शिवन के द्वारा, जिसका नाम था डिकोडिंग शंकर। और इस डिकोडिंग शंकर ने वृत्त चित्र खंड में, यानी कि जो जीवनी का खंड होता है, ठीक है, बायोग्राफी का जो खंड होता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो डिकोडिंग शंकर याद रखिएगा। किसने बनाया, निर्माता कौन, तो दीप्ति पिल्लई शिवन। और किनके जीवन पर आधारित है, तो शंकर महादेवन जी के जीवन पर आधारित है। और कहाँ हुआ था, तो टोरंटो में यह अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह हुआ था। आगे देख लेते हैं कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। कुवेंपू जी बहुत बड़े आपके लेखक थे, राष्ट्रकवि थे। कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह दिया गया है इस बार राजेंद्र किशोर पांडा जी को, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र किशोर पांडा जी को
दिया गया था। 1992 में स्थापित राष्ट्र कवि कुवेंपु ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कुवेंपु ट्रस्ट की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसके द्वारा कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और ये किस भाषा में दिया जाता है? तो अनुसूची 8 संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में किसी भी भाषा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके विकास में, तो उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। कुवेंपु पुरस्कार कब स्थापित हुआ था? 2013 में स्थापित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कुवेंपु ट्रस्ट जो है वो 1992 में स्थापित हुआ था और यह पुरस्कार जो है वह 2013 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें दिया क्या जाता है? तो 5 लाख रुपया नकद दिया जाता है, एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। अब राष्ट्र कवि कुवेंपु के बारे में यदि हम लोग देख लें तो इनका पूरा नाम जो था वह था कुप्पली वेंकटप्पा पुट्टप्पा। नाम थोड़ा सा टफ है याद रखना, लेकिन कुप्पली वेंकटप्पा पुट्टप्पा इनका पूरा नाम था। और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण यह आपका पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम कन्नड़ लेखक थे। मतलब कन्नड़ भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये कुवेंपु जी ही थे। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वह 1904 में हुआ था, कुप्पली नामक स्थान पर कर्नाटक में। तो कुप्पली इनके नाम में भी शामिल है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1 जुलाई को नेशनल CA डे मनाया जाता है, यानी कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी जो है वो आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई थी, यानी कि ICAI की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, 1 जुलाई को ही। इसका मुख्यालय जो है आपका ICAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ICAI के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट निहार N जम्बूसरिया हैं। ठीक है, तो चूंकि 1 जुलाई को आया है तो नज़दीक का जितना भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मुंबई समाचार। मुंबई समाचार जिसको पहले बॉम्बे समाचार कहा जाता था, ठीक है, और मुंबईना समाचार के नाम से यह निकाला जाता था, जो कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है। वह 200 वर्षों का हो गया है, मतलब 200 वर्ष पहले वह प्रकाशित हुआ था। और किसी भी चीज़ का सेंटेनरी आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद इसको जरूर रखिएगा। तो बॉम्बे समाचार या मुंबई समाचार को 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1822 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह गुजराती अखबार है, बम्बई नाम है तो इसका मतलब ये मत समझ लिया मराठी में है, गुजराती अखबार है। इसका जो ऑफिस है वो है मुंबई में। तो थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे टफ है, लेकिन ध्यान पर रख के याद रखिएगा। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो पारसी विद्वान फरदून जी मुराजबान जो थे पारसी विद्वान, वो इनके इस अखबार के संस्थापक थे। पुराना नाम मैंने बता दिया, बॉम्बे समाचार या फिर मुंबईना समाचार के नाम से यह निकलता था। सबसे पहले यह साप्ताहिक रूप से निकलना शुरू हुआ था, जिसमें फिनांस से रिलेटेड न्यूज होते थे, वित्त से रिलेटेड न्यूज होते थे, कहाँ पर कौन सी ज़मीन बिक रही है, कहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी रेंट पर लग रहा है, इस प्रकार का हुआ करता था। लेकिन बाद में फुल फ्लेजेड अखबार ये बन गया था। ठीक है, अब 1933 में दिवालियापन के कारण बैंकरप्ट हो गया था और ये जो है कामा परिवार ने खरीद लिया था या कामा परिवार को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब ये कामा परिवार केवल दिया हुआ है तो हो सकता है भिखाजी कामा परिवार हो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए बता नहीं सकता हूँ। वैसे ये पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। JNK जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत की गई है। ठीक है, मुख्य सचिव जो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता के कार्यालय में इसकी शुरुआत की गई है और अरुण कुमार मेहता जी ने ही इसका उद्घाटन भी किया। SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जिसको कहा जाता है, उसकी पहली बटालियन की 24/7 हेल्पलाइन है ये। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की पहली बटालियन के लिए यह एक हेल्पलाइन है। मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, केवल इतना याद रखिएगा, सुकून नामक हेल्पलाइन जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, इतना भी याद रखिएगा तो चलेगा, और ज़्यादा डिटेल मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। आगे देख लेते हैं हौसला के बारे में। तो हौसला जो है वह अभी जम्मू कश्मीर में चालू किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, हर जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही आप समझ जाएंगे,
कि यह जो है महिलाओं के लिए है। तो इंस्पायरिंग हर ग्रोथ यह लॉन्च किया गया है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, और इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है, यह भी आपको याद रखना होगा। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है। हालांकि हाल ही में मीटिंग हुई थी, आपका जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लोगों ने परिसीमन के लिए वहाँ पर मीटिंग की है नरेंद्र मोदी जी के साथ, और हो सकता है कि परिसीमन के बाद वहाँ चुनाव भी हो और उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आगे देख लेते हैं, यह जो आपका हौसला है वह महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह एक तरह का एप्लीकेशन कहिए, पोर्टल कहिए, जो कहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप को स्थानांतरित कर दिया गया है। स्पोर्ट्स तो हम लोग सब लोग देखते हैं, खास करके क्रिकेट भी देखते हैं, तो ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो इस बार भारत में होने वाला था उसको स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस है। अब जो जितने मैच होंगे वो UAE और ओमान में होंगे, और भारत के लिए अच्छा है कि भारत का सबके लिए अच्छा है, क्योंकि UAE में ही जो है IPL भी होने वाला है T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। तो आपका IPL के जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में ये सारे मैच खेले जाएंगे। ठीक है, जो आपका जायद आपका स्टेडियम है, शेख जायद स्टेडियम है, वहाँ पर UAE में होगा और ओमान में होगा। पहले भारत में यह आयोजन होना था 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखना है कि वहाँ पर भी मतलब आयोजन स्थल बनना है, बदला है, लेकिन प्रायोजक जो है यानी कि आयोजनकर्ता जो है वह अभी भी BCCI ही बना रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है अनुबंध पोर्टल के बारे में। ठीक है, अनुबंध पोर्टल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह पोर्टल जो है वो न्याय विभाग के द्वारा जारी किया गया है। न्याय विभाग कह सकते हैं या फिर कानून विभाग कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसके मंत्री कौन है, तो रविशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और यह जो है अनुबंध पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुबंध पोर्टल्स वेबसाइट्स वगैरह के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स के जस्ट बाद आपका रात में 8 बजे, अब हर संडे और हर मंडे रात 8 बजे आपका GS और करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो उसमें ज़रूर भाग लीजिए। और यदि करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो मात्र 50 रुपये प्रति महीने में आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये प्रति महीना में आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन एक बार मैं नहीं दूंगा, प्रति महीना दूंगा। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।